चलिए साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे और फिर हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी क्लास आज हमारी है और फर्स्ट डेमो जो क्लास हुई थी वो कल हुई थी। उसके बाद में आज ये दूसरी क्लास है। मेरे से ठीक पहले आपने सरन सर के साथ में पढ़ाई करी होगी, हिस्ट्री पढ़ा होगा। बड़ा शानदार सेशन हुआ होगा हिस्ट्री का भी आपका। और ज्योग्राफी का जो दूसरा सेशन है, ये दूसरा चैप्टर है, यानी कि चैप्टर फर्स्ट है और इसका दूसरा लेक्चर है। और इस दूसरे लेक्चर के अंदर हम साथियों बात करने जा रहे हैं इसी सामान्य परिचय टॉपिक की। एक बार मैं पीछे का रिवीजन करूंगा, पीछे कौन कौन सा हमने पढ़ा है। आप बहुत सारे कमेंट प्लीज नहीं करेंगे। सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। चलिए जल्दी शुरू करते हैं क्लास को। आप अपना कंसंट्रेशन एक जगह पर कर लीजिए, आप आराम से कॉपी पेन लेकर के बैठिए। आप वैसा ही महसूस करेंगे डेफिनेटली जैसा हम ऑफलाइन के अंदर पढ़ाते हैं। बिल्कुल भी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि सर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में ये अंतर भी है क्या थोड़ा बहुत। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले बात कर रहे थे कि कल हमने जो डिस्कशन किया वो सबसे पहला डिस्कस हमने पाठ्यक्रम पर किया था कि हमारा सिलेबस क्या क्या सिलेबस हमारा होगा। तो हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया था। सिलेबस के बाद में हमने 2 नंबर पे चले थे और 2 नंबर पे हमने देखा था कि हमने भारत का भूगोल शुरू किया था। और भारत के भूगोल में हमने पहला जो चैप्टर था वो पहला चैप्टर शुरू कर लिया था, भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय में साथियों हमने पढ़ा था, भारत की लोकेशन को पढ़ा था, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में हमने जाना था। और अब जो है हम आगे चल रहे हैं और अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बाद हम चलेंगे और अब चलेंगे भारत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को पढ़ते हुए और फिर हम चलेंगे सीमाओं के ऊपर, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। इसके साथ ही हम अक्षांश और देशांतरों की जब बात करें तो हम यहां पर एक रेखा के बारे में बात करेंगे। और ये जो रेखा होगी, ये रेखा कौन सी होगी? कर्क रेखा होगी। और एक हमारी रेखा होगी जिसका नाम आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन होगा। तो इनके बारे में बात करते हैं और इनको बात करते हुए फिर हम क्षेत्रफल और इसके बाद में एक बड़े शानदार टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और वो दूसरा टॉपिक होगा, बड़ा प्यारा टॉपिक है, सीमाएं। दुनिया भर की चीजें सीखने की है और बीपीएससी का ट्रेंड है कि बीपीएससी हमेशा यहां से कोई ना कोई प्रश्न पूछता ही रहा है। तो हमने जो अवस्थिति पढ़ी, लोकेशन पढ़ी, उसमें ये पढ़ा वैश्विक संदर्भ में कहां पर है, एशिया के संदर्भ में कहां पर है। तो वैश्विक संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, एशिया के संदर्भ में हम दक्षिणी एशिया में थे। इसमें हमने लोकेशन को देखा था कि ये विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा के ऊपर की तरफ आपका उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है और 0 डिग्री देशांतर के दाएं तरफ पूर्वी गोलार्ध है, इस तरफ कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध है। अगर हम देखें तो फिर हमने बात की थी डायरेक्शंस। कुल दिशाएं कितनी होती? 10 होती हैं, जबकि जो आपकी मुख्य दिशाएं होती हैं वो मुख्य दिशाएं कितनी होती? केवल 4 होती हैं, वो 4 होती हैं। इसके बाद में बात करते हैं तो हमने भारत का जो है वो अक्षांश और देशांतरी विस्तार को देखा कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और यदि हम बात करते हैं कि भारत की मुख्य भूमि कहां से कहां है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में प्राप्त होती है। भारत की अगर उत्तर से दक्षिण दूरी की बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण जो दूरी है भारत की वो 3214 किलोमीटर है। और यदि हम बात करते हैं कि भारत की जो देशांतरीय विस्तार है, वो देशांतरीय विस्तार आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में आता है। वहीं भारत से आपने देखा था कि बीचों बीच से एक रेखा जिसका नाम हमने कहा था कि कर्क रेखा गुजरती है। और वहीं आप देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण बीचों बीच एक रेखा जाती है और इस रेखा को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या भारतीय मानक समय रेखा के रूप में जानने का हमने काम किया था। अब आगे चलते हैं इसके बाद में, और इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर अक्षांश और देशांतर दिख रहे हैं और किस प्रकार से भारत की लोकेशन देख रहे थे। वहीं पर हमने बात की थी बिहार की जो लोकेशन है, बिहार की लोकेशन को हमने वैश्विक संदर्भ में पढ़ा, बिहार की लोकेशन को हमने एशिया के संदर्भ में पढ़ा और बिहार की लोकेशन को हमने भारत के संदर्भ में भी पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए फिर हमने बिहार का अक्षांश और देशांतर देखने का कार्य किया। और अब जो हम चलेंगे, अब साथियों हम जिस चीज पर बात करने जा रहे हैं, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं किसके ऊपर? तो अब हम बात करने जा रहे हैं और अब बात करेंगे भारत के उत्तर दक्षिण
पूर्व पश्चिम बिंदु कौन कौन से हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदुओं की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे एक रेखा की जिसका नाम है कर्क रेखा, और एक है भारतीय मानक समय रेखा। तो चलिए एक भारत का मानचित्र अपने ले लेते हैं, और इस भारत के मानचित्र में हम देखते हैं कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, और फिर देख लेते हैं उसके बाद में कर्क रेखा के बारे में, और एक देख लेंगे भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। तो देखो यहां पर आप देखोगे तो ये हमारा भारत आपको दिख रहा होगा, और ये भारत है, और इस प्रकार से ये नेपाल है, नेपाल के बाद में ये भूटान लगता है, भूटान के बाद में अगर आप देखोगे तो ये इस प्रकार से जो है, ये इस प्रकार से आपका नॉर्थ ईस्ट लग जाएगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, ये आपका मिजोरम है, ये यहां पर आप देखोगे तो मेघालय, और मेघालय के इस तरफ नीचे की तरफ आपको दिखेगा, ये दिखेगा बांग्लादेश दिखेगा। अगर आप इस तरफ देख रहे हैं तो यहां पर आप जब चलेंगे तो साथियों यहां पर जब आप चलेंगे तो यहां पर जो है, यहां पर जो है अपना ये दक्षिणी भारत हो जाएगा, ये दक्षिणी भारत होगा। अब ये जो भारत का मानचित्र है, इस भारत के मानचित्र में हम चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीजें आप तक पहुंच जाएं, और आप कोशिश करना कि क्लास में ही अधिकांश चीजों को आप कवर कर पाएं। तो ये करेंगे तो मुझे लगता है शायद बेहतर जो है परिणाम की उम्मीद रहेगी, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पर आप आइए, और सबसे उत्तरी बिंदु की जब बात करते हैं तो साथियों सबसे उत्तर में एक बिंदु आपको दिखाई देता है, और इस बिंदु को हम इंदिरा कोल के रूप में जानते हैं, इसको हम इंदिरा कोल के रूप में जानते हैं। परंतु अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से के ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, और ये जो हिस्सा है इस हिस्से को हम किस रूप में जानते हैं, तो इस हिस्से को हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में जानते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में जानते हैं। बिल्कुल मोहित कुमार सिंह, मोहित कुमार आपके इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सो प्लीज आप ध्यान दीजिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, तो बढ़िया तरीके से मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से कवर कर पाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो इंदिरा कोल हो जाएगा और इंदिरा कोल हो जाएगा। और अगर आप देखोगे तो इंदिरा कोल की जो लोकेशन है साथियों, इस इंदिरा कोल की जो लोकेशन है वो पीओके के क्षेत्र में है, ना कि उस भाग में जिसके ऊपर भारत का अधिकार है, ना उस भाग में नहीं है। तो इसका मतलब इंदिरा कोल की जो अवस्थिति आएगी वो कहां पर आएगी, वो आएगी आपके पीओके के अंदर। वहीं पर अगर आप बात करते हैं तो आप यहां पर देखते हैं, और यहां पर भारत का एक द्वीप समूह आपको दिखेगा, चापाकार रूप में फैला हुआ है, और यहां पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और साथियों सबसे दक्षिणी जो बिंदु है, इस बिंदु को हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये जो बिंदु आपका आएगा ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। इसको हम पार्सन पॉइंट के रूप में जानते हैं, इसको हम पार्सन पॉइंट के रूप में जानते हैं। इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों पिग्मेलियन पॉइंट के अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, और ये नाम कौन सा है, तो ये नाम है लाहिचांग, ये नाम है लाहिचांग, ये लाहिचांग है। और अगर आप बात करेंगे तो ये कहां पर पड़ता है, तो सर ये जहां पड़ता है ये आपका आइलैंड है, और ये है अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप, जिसको हम ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं या बड़ा निकोबार के नाम से जान रहे हैं, यहां पर ये अवस्थित है। जबकि एक दूसरा प्रश्न आता है कि भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु जो आएगा वो भारत की मुख्य भूमि पर कौन सा आएगा, तो यहां पर जो आएगा दक्षिणी बिंदु, ये दक्षिणी बिंदु आप ध्यान से देखिएगा, इसका नाम है क्या, तो इसका नाम है कन्याकुमारी। इसका जो नाम आएगा साथियों ये कन्याकुमारी है, ये कन्याकुमारी है, ये कन्याकुमारी है, या इसी को हम बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कुमारी अंतरीप, इसी को बोलते हैं कुमारी अंतरीप। और यदि आप बात करते हैं इसी को कुमारी अंतरीप बोलते हैं, या इसको हम किस नाम से जानते हैं, या इसको हम केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं, या इसको हम केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं, केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। और ये जो पड़ता है ये सबसे नीचे पड़ता है, और ये मुख्य भूमि के ऊपर तमिलनाडु के अंदर आएगा। तो ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, इसके बारे में आप मेंशन करेंगे कि ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आएगा, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आ जाएगा, ठीक है। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड, तो ये आ जाएगा आपका कन्याकुमारी आएगा, कन्याकुमारी आएगा। सर कुमारी क्या है, तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी घाट में की जाने वाली जो स्थानांतरित कृषि होती है उस स्थानांतरित कृषि को हम कुमारी के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसे हम कुमारी के नाम से जानते हैं कुमारी के नाम से जानते हैं। और यहां पर जो सबसे पश्चिमी बिंदु की आप बात करेंगे तो ये जो सबसे पश्चिमी बिंदु आप देख पाएंगे, तो ये साथियों जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, ये जो आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है, इस सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो ये पश्चिमी बिंदु जो आता है इसका नाम है गौर माता
या इसको कई बार पढ़ा जाता है गोहर मोती पढ़ा जाता है। तो गौर माता है, गोहर मोती, ये आपका सबसे पश्चिमी बिंदु आएगा। और ये जिस राज्य के अंदर है, ये राज्य कौन सा है, तो ये राज्य है आपका गुजरात है। वहीं पर अगर आप सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु या वालांगू है। किबिथु या फिर कौन सा है, या फिर वालांगू है। और किबिथु या वालांगू जो आएगा आपका, ये किबिथु या वालांगू जहां पर आएगा वो कौन सा है, तो वो सबसे पूर्व में है और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश अगर आप बात करें तो सर्वप्रथम सर्वप्रथम सूर्योदय जिस स्थान पर होता है वो सबसे पहला सूर्योदय कहां पर होगा, तो सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होगा, ये होगा आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर। देखो इसमें आप एक वर्ड देख रहे हैं, इसमें आप एक वर्ड देख रहे हैं और ये है अरुण। और अरुण का मतलब होता है सूर्य, अरुण का मतलब ही सूर्य होता है। तो सूर्य जहां सबसे पहले आएगा उसी प्रदेश का नाम है अरुणाचल है, उसी का नाम अरुणाचल है। तो अगर हम दोबारा से मैं इन सारी बातों को कंपाइल करना चाहूं, सारी बातों को अगर मैं कंपाइल करना चाहूं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप दोबारा से इस बात पर ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं साथियों, तो अगर हम बात करें तो सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिराकोल है। साथियों इंदिराकोल जो पड़ेगा वो पीओके के अंदर पड़ेगा। आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए। आपने जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया है ये मार्केट के ऑलरेडी ट्रस्टेड लोग हैं। द ऑफिसर एकेडमी अपने आप में कोई छिपा हुआ नाम नहीं है। सभी पूरा बिहार नहीं, पूरा उत्तर भारत इस बात को जान रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी कोई भी समस्या नजरअंदाज नहीं की जाएगी। हम पूरी मेहनत, पूरी जी और जान से पढ़ाएंगे आपको। तो आप निश्चिंत रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पास में 500 बालक बच्चे पढ़ रहे हैं या हमारे पास में 30,000 जो आपके स्टूडेंट है वो पढ़ रहे हैं या फिर 2 पढ़ रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम एक एक स्टूडेंट के लिए मेहनत करते हैं, हम पर्टिकुलर स्टूडेंट के ऊपर काम करते हैं, ना कि भीड़ के ऊपर काम करते हैं। और ना कि हम सिर्फ पढ़ाने तक सीमित हैं, हम सिखाने पर जो है, हम सिखाने का काम कर रहे हैं। आप चीजों को सीख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे थे तो जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिराकोल है और ये पीओके के अंदर पड़ता है। फिर आप देखोगे तो सबसे दक्षिणतम जो बिंदु आएगा वो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या फिर लाहिचांग। और ये जहां पर पड़ता है, जहां पर अवस्थित है, जहां पर लोकेटेड है, तो ये लोकेशन कहां पर है, इसकी ग्रेट निकोबार में है। वहीं अगर आप बात करते हैं भारत की मुख्य भूमि, और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी या कुमारी अंतरिप या केप कोमोरिन है। अगर आप भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो ये आपका किबिथु या वालांगू है। और किबिथु या वालांगू जहां पड़ता है अरुणाचल प्रदेश है। और यह सबसे पूर्वी भाग है जहां सबसे पहले सूर्य उदय भी होता है। तो दोस्तों वहीं पर अगर आप बात करोगे सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो आएगा वो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा, तो सबसे पश्चिमी बिंदु आपका गौर माता होगा या गुहर मोतीसू कहा जाता है, जो कहां पड़ता है, गुजरात के अंदर पड़ता है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे अंत में सूर्योदय, तो सबसे अंत में सूर्योदय कहां पर होता है, सबसे अंत में सूर्योदय कहां पर होता है, तो सबसे अंत में सूर्योदय कहां पर होगा, तो ये होगा आपका कौन सा, तो ये आपका होगा गौर माता या गुजरात के अंदर। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, और ये जो सबसे उत्तरी बिंदु है ये है NJ9842, NJ9842 है। और ये अविवादित सबसे उत्तरी बिंदु है। अविवादित सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो अविवादित सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो अविवादित सबसे उत्तरी बिंदु आएगा आपका, अविवादित सबसे उत्तरी बिंदु जो आएगा वो अविवादित सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो साथियों ये आपका है कौन सा, तो ये है NJ9842। ये आपका पीओके में नहीं पढ़ के ये भारत के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, ये सामान्य प्रश्न है जो सभी लोग पढ़ाते हैं, ये विशिष्ट प्रश्न है जो बहुत कम लोग, सीमित लोग पढ़ाते हैं। तो आप यहां पर कोई गलती करने का कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर कोई ऐसी गलती नहीं करनी है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। अपने एग्जाम में वही प्रश्न छूटे अपनी परीक्षा के अंदर जो हमने पढ़े ही नहीं है, टच ही नहीं करे, ठीक है ना। मतलब ओवरऑल बात यह है कि केवल नोट्स भी पढ़ के जाएंगे तो 85 से 90% क्वेश्चंस आपके नोट्स के मिलेंगे। आपको सिर्फ उन प्रश्नों को ठीक करना है बस। आप आप रैंकिंग जो है वो स्टार्टिंग से, शुरू से आप एक रैंकिंग ले आएंगे, ठीक है। तो ये बातें आप सभी को क्लियर होंगी, ये बात उम्मीद है सबको क्लियर होगी। अब अपने यहां पर देख लेते हैं। ये अगर आप देखोगे तो ये जो है ये एक रेखा यहां से गुजर रही है। और साथियों ये जो रेखा है, ये रेखा कौन सी है, ये रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। और ये जो अक्षांश रेखा है
इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। और वहीं पर अगर आप देखोगे तो एक ये रेखा आपकी गुजरती है, और ये जो रेखा है इसको हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के रूप में जानते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के रूप में जानते हैं, या इसको कहा जाता है भारतीय मानक समय रेखा। इसको कहा जाता है भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये भारतीय भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। तो ये है आपकी 82.5, और ये जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, तो जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या काटती हैं, तो इस स्थान का नाम है कौन सा? तो इस स्थान का नाम है सरगुजा स्थान। और ये जो सरगुजा स्थान पड़ता है, ये साथियों जो सरगुजा स्थान पड़ता है, तो ये पड़ता है कहां पर? तो ये पड़ता है छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। ये कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़। इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। एक मैं पॉइंट यहां पर नोट कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट पर आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप सारे लोग ध्यान देंगे। एक पॉइंट में नोट यहां पर कर दे रहा हूं कि सर कुमारी क्या है? आपने अभी अभी कुमारी का नाम लिया था। सर कुमारी क्या है? सर आज तक हम यही सोचते थे, आज तक तो हम यही सोचते थे कि कुमारी किसी भी लड़की के नाम के पीछे लगने वाला एक टैग होता है, जिससे पहचान होती है कि कुमार है तो लड़का है कि नहीं, और कुमारी है तो लड़की है। तो कुमारी लड़की के पीछे लगने वाला नाम नहीं है। कुमारी वास्तव में क्या है? तो कुमारी क्या है? तो ये जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। तो कुमारी जो है ये पश्चिमी घाट में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। तो आप इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? तो पश्चिमी घाट में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में, पश्चिमी घाट क्षेत्र में की जाने वाली पश्चिमी घाट क्षेत्र में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है। की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि है। ठीक है ना, ये पश्चिमी घाट क्षेत्र में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि है। ये ध्यान रखना। बहुत अच्छा प्रश्न आपको मैंने बता दिया है, बहुत अच्छा प्रश्न बताया है। जब हम कृषि के ऊपर चलेंगे, तो कृषि के ऊपर जब चलेंगे, तो कृषि के ऊपर चलेंगे, तो कृषि में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही कि कृषि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। स्थानांतरित कृषि को मौसाले कहा जाता है ना, रे कहाँ कहा जाता है, ये कहाँ कहा जाता है, वो कहाँ कहा जाता है, उस तमाम बातें होंगी, वो डिटेल से बातें होंगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपकी 10 कम से कम है ना, आपको मैं बता रहा हूं कि भूगोल की 12वीं तक की क्लास आप कॉपी उठाएंगे स्कूल में जाकर के, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। आप बुक उठा के पढ़ाएंगे, हो ही नहीं सकता है। आपको बिना बुक पढ़ाना है। 12वीं तक के बच्चों को ज्योग्राफी बिना बुक के पढ़ाना है। सिर्फ आपको ये पूछ लेना है बच्चों से क्लास में कि चैप्टर कौन सा है, बस आप चैप्टर देखेंगे और आप बिना किताब के पढ़ाएंगे। गारंटी लेके कह रहा हूं मैं ये बात, ज्योग्राफी के अंदर आप ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे आराम से, बिना कॉपी के पढ़ाएंगे आप, बिना कॉपी और बिना किताब के आराम से जाना है। सरकारी स्कूल में चौक ही मिलेंगे तुम्हें, है ना, तो चौक उठाना है और चौक उठा के सीधा आप करेंगे, ऐसे काम करेंगे। ठीक है ना, कम से कम इतना मैं आपको सिखा दूंगा, कम से कम इतना सिखा दूंगा, ये ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। तो ये जो है कुमारी आपकी कृषि का प्रकार है, ये कृषि का प्रकार है। अब हम चलते हैं और अब हम बात करते हैं थोड़ा, अब बात करते हैं किसके बारे में? कर्क रेखा, और एक बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा के संदर्भ में। अगर हम साथियों सबसे पहले बात करें, तो सबसे पहले बात करेंगे, और सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? तो सबसे पहली हमारी बातें होंगी, और ये पहली बातें होंगी किसके बारे में? तो ये बात होंगी हमारी कर्क रेखा के बारे में। देखो, अगर हम कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं, अब मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज सिखाऊंगा, अब मैं आपको बहुत बढ़िया चीज सिखाऊंगा इस कर्क रेखा के संदर्भ में। इस कर्क रेखा के संदर्भ में मैं आपको एक बढ़िया चीज सिखाऊंगा। इसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कह रहे हैं, या इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जानते हैं। अब आप इसके बारे में सुनिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बारे में आप सुनिए और ध्यान दीजिए। ठीक है ना, इसके बारे में सुनिए और ध्यान दीजिए, इसके बारे में सुनिए और ध्यान दीजिए। और ये क्या है? तो देखो एक बार, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 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 और ये गुजरती है। और ये कौन कौन से हैं? ये कौन कौन से हैं? तो ये 8 राज्य मुझे नहीं पता है, मुझे तो मैप का पता है, मुझे मैप बनाना आता है, मैं उस मैप को बना देता हूं। अगर आप समझ पाओ बातों को तो आप बातों को समझ जाना, नहीं समझ पाओ तो बात दूसरी है। और ये संभव ही नहीं है कि अपन समझाएंगे और आप नहीं समझोगे, समझना तो पड़ेगा बाबू आपको, है ना। तो देखो एक बार देखो, मैं एक मानचित्र बनाता हूं और एक मैप के ऊपर आप ध्यान दो। तो इस तरीके से जब अपने देखते हैं, तो इस तरीके से जब अपने देखते हैं, तो इस तरीके से जब देखते हैं, तो यहां पर आप पाते हैं, और ये जो है यहां पर आप पाते हैं ये वाला, और ये वाला जो है, ये वाला कौन सा है? तो ये कौन सा है आपका?
तो ये आपका है मध्य प्रदेश, ठीक है ना, ये आपका है मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये एमपी है। और इस तरफ आप जब चलेंगे, तो इस तरफ जब आप चलेंगे तो देखो ये आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, मैं एक मैप बना के दिखाता हूं। देखो आप एक मैप को देखो, एक बार इस मैप को देखो आप, मैं आपको एक मैप दिखाता हूं बना करके। आप बताओ एक बार, पकड़ो एक बार कौन सा मैप है ना, ये कौन सा मानचित्र बनाया है मैंने, बताओ किस स्टेट को मैंने बनाया है। तो ये मैंने कौन सा स्टेट बनाया है, बताओ जल्दी से एक बार, ये वाला स्टेट कौन सा है, जल्दी देख के बताओ एक बार कौन सा स्टेट होगा, ठीक है ना, जल्दी बताओ देख करके कौन सा स्टेट है, ठीक है, कौन सा स्टेट है बताओ, ये वाला स्टेट कौन सा है। तो इस स्टेट को आप देख करके समझ पा रहे होंगे कि सर ये है अपना राजस्थान, ठीक है ना, ये है अपना राजस्थान है ये ना। तो ये देखो ये वाला स्टेट, देखो ये वाला स्टेट ये यहाँ पर है ना, इस स्टेट को हमने यहाँ बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखते हो तो राजस्थान के इस तरफ देखोगे तो देखो यहाँ से राजस्थान के एमपी पड़ता है, और यहाँ से जो पड़ता है ये कौन सा पड़ता है, गुजरात, और ये पड़ता है कौन सा, राजस्थान। तो ये तीन स्टेट आपको इस साइड में टिका देते हैं अपने, इनको ये लो साइड में करो सर, इनको यहाँ लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एक आपका कौन सा, ये हो गया गुजरात हो गया, ये गुजरात हो गया। ये कौन सा हो गया सर, तो ये मध्य प्रदेश हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। और यहां पर ऊपर बात कर रहे थे तो ये कौन हो गया, तो सर ये अपना राजस्थान हो गया, ठीक है ना, तो ये अपना राजस्थान हो गया, ठीक है, तो ये अपना राजस्थान हो गया यहाँ पर, तो ये राजस्थान है, ठीक है। इसके बाद में देखो आप मध्य प्रदेश से आप जानते हैं कि 1 नवंबर 2000 को पृथक कर दिया गया था एक राज्य, और एक नया राज्य बनाया गया था जिसका नाम था छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ अगर आप देखोगे तो यहां से आपका जो लगता है वो यहां पर कौन लगता है, छत्तीसगढ़। और यहां से आप ध्यान दीजिएगा, ये है, ये है, ये कौन सा है, तो ये अपना बिहार है ना, ये जो है ये कौन सा है, ये अपना बिहार पड़ जाएगा, ठीक है ना, तो ये अपना बिहार आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेट आया ये कौन सा आ गया, ये बिहार आ गया, ये बिहार आ गया। और यहां से आप जब देखेंगे तो यहां से आप देखोगे तो यहां से आप पाओगे कि सर ये जो स्टेट है ये कौन सा है, तो ये बिहार के नीचे कौन सा है, ये बिहार के नीचे झारखंड है, तो ये बिहार के नीचे झारखंड आ जाएगा, यहाँ झारखंड हो गया। ये कौन सा था सर, तो सर ये छत्तीसगढ़ था, ये छत्तीसगढ़ था, ये छत्तीसगढ़ था अपना, छत्तीसगढ़ था, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ आ गया नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ कौन आ गया, ये छत्तीसगढ़ आ गया, ये झारखंड आ गया। और यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से आप देखो, और ये जो स्टेट है, इस स्टेट का जो नाम है, इसका नाम है अपना वेस्ट बंगाल है, तो ये वेस्ट बंगाल आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप इन राज्यों की अगर स्थितियों को समझोगे इन राज्यों की अगर लोकेशन समझोगे तो ये लोकेशन से देखो, बात समझो एक बार, मैं आपको क्या होता ना कि मैं आपको अगर सीधा 8 राज्यों के नाम बता देता, तो मैंने आपको 8 राज्य बताए, आपने 8 राज्य सुने, ठीक है ना, यानी कि मैंने पढ़ाया आपने पढ़ा, ठीक है ना। लेकिन अब सुनो आप मेरी बात को, मैंने एक एक मैप को बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि देखो मुझे मैप बनाने आता, ना 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 ना, इसका मतलब ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि चीजें कैसे याद करनी है, क्या सीखना कैसे है। तो अगर हम बात करें तो मैंने आपके सामने मेहनत करके बताया कि भाई ये है, ये ऐसे है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर अपने से पूछे कि बताइए मध्य भारत के अंदर पश्चिम से पूर्व की ओर राज्यों का सही क्रम क्या है, तो अब आ जाओ पश्चिम से पूर्व की ओर चल पड़ो, इस तरफ राज्यों का सही क्रम क्या होगा बता दोगे आराम से। सर पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सा है, तो सर हमने सीख रखा है पूर्व से पश्चिम कहां पर है। अगर हम बात करते हैं तो ये आपका गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया। एमपी से अलग कौन हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, एमपी से अलग कौन हुआ, छत्तीसगढ़। इधर आप देखोगे छत्तीसगढ़ और झारखंड, वेस्ट बंगाल। और अगर कर्क रेखा के बारे में जानेंगे तो साथियों आप पाएंगे कि कर्क रेखा इस तरीके से ये आपकी जाती है। तो कर्क रेखा जो आएगी वो 8 राज्यों से आ जाएगी, 8 राज्यों से आएगी। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, 1 नंबर पर आप आए गुजरात, 2 नंबर पर आप आए राजस्थान, 3 नंबर पर आप आए मध्य प्रदेश, 4 नंबर पर आप आए छत्तीसगढ़, 5 पर आए कौन से, झारखंड, 6 नंबर पर आए कौन से, वेस्ट बंगाल। और अब थोड़ा सा पीछे पलट कर देखो, थोड़ा सा पीछे जाकर के देखो, थोड़ा मैप में देखो, यहां पश्चिम बंगाल हो गया, इसके बाद त्रिपुरा और इसके बाद मिजोरम। तो त्रिपुरा और मिजोरम। अब जल्दी से एक बार अब जल्दी से सारे लोग एक बार बिना किसी प्रकार से देरी किए बिना किसी प्रकार से देरी किए बिना और फटाफट जल्दी से एक बार बता दो, फटाफट जल्दी से बता दो 8 स्टेट कौन कौन से हैं, जल्दी जल्दी 8 स्टेट बताओ। तो एक स्टेट कौन सा होगा, देखो पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से हैं है ना, तो क्रम से हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना क्रम से हैं। देखो एक बार कौन कौन से है ना, देखो ये कह रहे हैं कि फिजिकल मैप से समझाइए, उससे ज्यादा अच्छे समझ, प्लीज यार आप मुझे बिल्कुल भी मत बताओ, है ना, प्लीज आप मुझे बिल्कुल भी मत बताओ कि कैसे समझाना है। आपको जैसे पढ़ाया जा रहा है ना आप उसको कवर करने की कोशिश करो, प्लीज यार, प्लीज, है ना भाई, प्लीज। मास्टर जी आपसे निवेदन रहेगा, मानता हूं तुम लोग मास्टर हो, है ना, मानता हूं तुम मास्टर हो,
लेकिन लेकिन मैं मास्टरों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं भी फिर मास्टरों का मास्टर हूँ, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और बहुत सारे मास्टर जी पोस्टिंग कर मतलब राजस्थान में नौकरी करने हैं ना, तो आप प्लीज ध्यान से सुनो, ठीक है ना। अब सुन लो एक बार वापस, पश्चिम से पूर्व की ओर आप राज्यों का क्रम बताएंगे। आप बोले जहां पर बैठे हैं, जहां पर बैठे हैं वहां पर बैठे बैठे बोलो। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और फिर इसके बाद में कौन सा आएगा, इसके बाद में त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। विदाउट एनी ट्रिक, किसी भी ट्रिक से कोई जरूरत नहीं है कि आप चीजों को आप रटें, ठीक है ना। तो अब आपने समझा कि ये 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो इन 8 राज्यों के अगर पूछेगा तो इन 8 राज्यों के नाम आप गिनवाएंगे, तो 8 राज्यों में कौन कौन आएगा। तो ये कौन कौन से हैं, तो ये आपका एक गुजरात हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर। गुजरात के बाद कौन सा है सर, तो गुजरात के बाद में कौन सा है, राजस्थान है। राजस्थान के बाद कौन सा है सर, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा है, तो सर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद में कौन सा है सर, तो छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है सर। झारखंड है। झारखंड के बाद कौन सा है सर, तो ये पश्चिम बंगाल है। ये पश्चिम बंगाल पड़ता है, पश्चिम बंगाल है। इस पश्चिम बंगाल के बाद में कौन सा है सर, तो इसके बाद में त्रिपुरा आएगा। इसके बाद में त्रिपुरा आएगा। और इसके बाद में कौन सा है सर, तो ये जो आएगा आपका, ये कौन सा आ जाएगा, ये मिजोरम आ जाएगा। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और एक कौन सा है, मिजोरम है। इसके बाद अगर इसके बारे में दूसरा फैक्ट आता है, तो दूसरा आता है कि इस पर स्थित राजधानी, इस पर अवस्थित राजधानी कौन सी है, तो इस पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो साथियों इस पर जो राजधानी आएगी, इस पर जो राजधानी रांची है। इस पर स्थित राजधानी किसकी है, तो ये रांची है। इस पर स्थित राजधानी रांची है। और आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, और रांची जो राजधानी है, रांची जो राजधानी है वो किसकी है, तो दोस्तों रांची राजधानी है किसकी, झारखंड की है। रांची झारखंड की राजधानी है। और अगर आप कहो तो मैं आपके ऊपर एक आपसे आप मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं, है ना। तो जल्दी से अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं तो आप बिल्कुल सही आंसर देंगे। आपसे मैं 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं, तो पहला सबसे प्रश्न बताओ, जल्दी से स्पीड से बोलना, सारे लोग अगले विदिन 5 सेकंड ये आंसर दे देंगे, ठीक है ना। तो बताओ जल्दी से, राजस्थान किसकी राजधानी है, जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ फटाफट स्पीड से, मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। राजस्थान किसकी राजधानी है, जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी बताओ एक बार, मैं वेट करता हूं। राजस्थान किसकी राजधानी है, बताओ जल्दी बताओ। मैंने प्रश्न पूछा था राजस्थान किसकी राजधानी है, और सबके उत्तर आ गए जयपुर 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 जयपुर, है ना। मैंने पूछा था राजस्थान किसकी राजधानी है, मैंने पूछा था, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था राजस्थान किसकी राजधानी है। और ये जो है ना, ये आपने कमेंट जो किया है, उस सब ने कमेंट किया है, और सबने कमेंट किया है कौन सा, तो आपने बताया है राजस्थान किसकी राजधानी का उत्तर दिया है आपने जयपुर, आपने आंसर दिया है। अरे बावड़े लोगों, इसको समझ लो, राजस्थान किसकी राजधानी है, आपने उत्तर भी दे दिया। आप अरे क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, पेपर में ऐसे ही पूछेगा आपसे, पेपर में ऐसे ही पूछेगा और आप उल्टा कर दोगे, है ना। ये होता है प्रेशर, है ना, ये होता है जल्दीबाजी। जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, इतनी जल्दी नहीं करनी है, इतनी जल्दी नहीं करनी है। राजस्थान किसकी राजधानी है, जयपुर की राजधानी है। ना ना ना, ऐसा नहीं है, प्रश्न ही गलत है, मैंने प्रश्न ही गलत पूछा है। हाँ? तो अगर आपसे मैं पूछता है कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है, राजस्थान की राजधानी कौन सी, तो आप बताते क्या कर रहे हो, है क्या कर रहे हो, आपने इसका उत्तर भी दे दिया। इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी है एग्जाम में, है ना। ये ध्यान रखना है कहाँ पर, ये कहाँ पर ध्यान रखना है, ये पेपर में ध्यान रखना है ना, कि जल्दीबाजी के चलते ऐसे प्रश्न गलत नहीं करने, है ना, ऐसे नहीं करने, ठीक है, ऐसे नहीं करने हैं। क्या कर रहे हो, कौन सी दुनिया से आते हो, पता नहीं क्या खा के उठते हो सुबह सुबह, है भाई, सुबह सुबह क्या खा करके उठते हो बिस्तर से, पता नहीं तुम लोग। तो ये देखो, रांची किसकी राजधानी, झारखंड की है ना, ये झारखंड की है। चलो ठीक है, अब दोबारा से ऐसी गलती नहीं करनी है ना, दोबारा से ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए एक बार इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप यहां से आएंगे तो साथियों यहाँ पर आपको एक पर्वत दिखेगा, और यहाँ पर जो पर्वत आपको यहाँ तक दिखेगा, ये जो माउंटेन आपको दिखेगा, जब फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ बिहार पढ़ाएंगे, इंडिया पढ़ाएंगे, तो फिजिकल रीजन्स के अंदर आपको पढ़ाएंगे, और ये पढ़ाएंगे प्रायद्वीपीय भारत। और बिहार जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे आपको कैमूर का पठार, है ना, या कैमूर के पठार को हम रोहतास पठार के नाम से भी जानते हैं। और ये जो माउंटेन है ना, इसी माउंटेन का नाम है कौन सा, इसका नाम है
विंध्यांचल पर्वत है। इसका नाम कौन सा है? तो ये विंध्यांचल पर्वत है, ठीक है। ये विंध्यांचल पर्वत है, ठीक है ना, विंध्यांचल पर्वत है, विंध्यांचल पर्वत है ये, ठीक है। तो ये आपका आ गया विंध्यांचल पर्वत आ गया, ठीक है। और यहां से एक नदी निकलती है और यहां से एक नदी का उद्गम होता है, हाँ ठीक है। अच्छा, जो पुराने वाले हैं उनको पता है, मैं हमेशा पूछता हूँ, ठीक है। देखो, यहां से एक नदी निकलती है और यहां से नदी निकलती है तुम्हारी, और ये नदी इधर ऐसे आती है, और इस नदी का नाम है माही नदी। इसका नाम कौन सा आएगा? तो इसका नाम आएगा माही नदी। तो माही नदी है ना, माही नदी, ये माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका भी ध्यान रखना है, इसका भी ध्यान रखना है। माही नदी इसे 2 बार काटती है, माही नदी इसे 2 बार काटती है, इसे 2 बार काटती है, ठीक है ना। तो माही नदी इसे 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। अब इसके बाद में चलते हैं, है ना। अब इसके बाद में महत्वपूर्ण प्रश्न पर आता हूं मैं, महत्वपूर्ण प्रश्न पर आता हूं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन है ना, आपने सिलेबस में दिया है ना। तो ये क्वेश्चन मतलब ये दिया हुआ है, वो सब टेक्निकल टीम से बात करो आप, ठीक है। तो अब देखो, एक बार 2 बार काटती है। और इसके बारे में एक और खास बात क्या है, तो यह या कर्क रेखा, इसके बारे में कहेंगे, इसके बारे में कि कर्क रेखा भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में विभाजित करती है। भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में विभाजित करती है, 2 जलवायु कटिबंधों में विभाजित करती है, ठीक है ना। 2 जलवायु कटिबंधों में विभाजित करती है, ठीक है ना। 2 जलवायु कटिबंधों में विभाजित करती है, ठीक है। 2 जलवायु कटिबंधों में विभाजित करती है, क्लियर है बात। 2 जलवायु कटिबंधों में विभाजित करती है, ठीक है ना। तो 2 जलवायु कटिबंधों में विभाजित करने का काम कौन करती है? तो ये 2 जलवायु कटिबंधों में विभाजित करती है कौन? तो ये करती है आपकी कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अब सर इस पर आते हैं, जलवायु कटिबंध क्या है? पृथ्वी पर 3 मुख्य जलवायु कटिबंध हैं। कैसे कैसे हैं, कौन कौन से हैं, एक बार उस पर आ जाओ, चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब एक बार इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से 2 जलवायु कटिबंध हैं। एक बार इस पर बात करेंगे, ठीक है। अब इस पर बात करेंगे, और इस पर अगर बात करें तो देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अगर ये पृथ्वी है तो आप अगर देखोगे इसमें, तो अगर ये पृथ्वी हम अपनी मानते हैं, अगर इसको हम पृथ्वी मानते हैं, तो ये अगर हमारी पृथ्वी है, तो आप देखो ध्यान से और इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करो। और ये जो है आपकी, इस रेखा का नाम है, इसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है ना। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। या इसको हम कौन सी रेखा बोलते हैं? तो इसको हम कौन सी रेखा बोलते हैं? इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। या इसको हम कौन सी रेखा बोलते हैं? तो सर इसको इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, क्लियर है बात। इसको इक्वेटर इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश। देखो मास्टर जी और सारी की सारी मास्टरनी जितनी भी हैं, तो मास्टर जी सारे इसको ध्यान से समझो कि ये क्या, इसका क्या सिस्टम रहेगा। देखो इसको सीखो आप, इसको, ये क्या सिस्टम है। इसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। ये मॉडल है, देखो ये जलवायु कटिबंधों का मॉडल है, ठीक है। तो ये मॉडल को समझो आप। या इसको हम बोलते हैं कौन सा? इसको हम बोलते हैं भाई कर्क रेखा बोलते हैं, इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, क्लियर है बात। ये कर्क रेखा है। नीचे की तरफ आप जब चलेंगे तो ये कौन सी है सर? तो ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है। और ये जो है, ये दक्षिणी अक्षांश है, और इसको हम कौन सी रेखा बोलते हैं? इसको हम मकर रेखा बोलते हैं, ये मकर रेखा है। अगर हम बात करते हैं तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये जो आएगा ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आएगा, उत्तरी अक्षांश आएगा, ठीक है। ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आएगा। और या इसको हम बोलते हैं कौन सा? तो इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, इसको हम आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, ठीक है ना, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और ये जो है इसको हम 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं। और इसको हम जो है, इसको हम उत्तरी ध्रुव के रूप में भी जान रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कह रहे हैं उत्तरी ध्रुव कह रहे हैं, ठीक है। इसको हम उत्तरी ध्रुव के रूप में जानते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर कौन सा है? उत्तरी ध्रुव है। तो वहीं पर आप नीचे की तरफ आ पाएंगे तो ये जो आएगा आपका, ये आएगा दोस्तों 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश है। और ये जो है इसको हम कौन सा कहते हैं? इसको हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, इसको हम अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। और ये जो अंटार्कटिक वृत्त है, ये जो अंटार्कटिक वृत्त है, इस अंटार्कटिक वृत्त के अलावा देखोगे
तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। और मास्टर जी इसमें देखो आप, इसमें समझो इसी को हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका दक्षिणी ध्रुव है। और इस मॉडल को आप देखो, इसके बारे में आप चीजों को सीखने की कोशिश करो, ठीक है। देखो मास्टर जी और मास्टर ने भी सारी की सारी, यहां पर आपका आएगा सन, यहां पर सन है, और सन जो है वो सन सीधा परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर इक्वेटर पर होगा, ठीक है ना। तो देखो अच्छा अच्छा, अरे भाई अब मैं क्या बताऊं, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बताओ अरमान का एक समस्या है कि ये मुझे समझ भी नहीं आती है और याद भी नहीं रहती है। आज कृपया करके समझा दीजिए, है ना। अच्छा ये समझ में नहीं आती है और याद भी नहीं रहती है ना। तो आज के बाद आपको समझ में भी आ जाएगी, है ना। है भाई, आज के बाद आपको समझ में भी आ जाएगी 100%, और समझ में भी आएगी। और समझ में आने के साथ साथ आप कभी जिंदगी में भी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, मेरी गारंटी है। अगर आप भूल जाओ ना इसको, तो आप अपनी 1,000 रुपये फीस वापस ले जाना, ठीक है ना, ऑफिसर एकेडमी आकर के। मैं अपनी तरफ से दे दूंगा, ठीक है ना, मैं अपनी तरफ से दे दूंगा। तो आप देखो एक बार कि सन जो है वो परपेंडिकुलर होता है इक्वेटर के ऊपर, यानी किसके ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर, ठीक है। और यहां से अगर आप देखोगे, तो यहां से जो देखोगे, तो यहां से देखोगे तो ये किरणें जो है, या सूर्य का जो प्रकाश है, वो विषुवत रेखा के ऊपर लंबवत होता है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर। और अगर आप देखोगे तो सूर्य के ऊपर ये किरणें कैसी होती, तिरछी होती है, ठीक है। तो देखो मॉडल है, तो हम इसको एक बार स्टैटिक मानकर पढ़ेंगे कि माना कि सूर्य कहां पर है, ये है आपका विषुवत रेखा के ऊपर है, या इक्वेटर के ऊपर है, या इक्वेटर के ऊपर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसके बाद देखो, देखो सूर्य जो है, अरे भाई सूर्य कहाँ गए, देखो यहां पर सूर्य की किरणें ध्रुवीय क्षेत्रों में कम पड़ रही है, विषुवतीय क्षेत्र में ज्यादा पड़ रही है, ठीक है ना। हाँ, चलिए इसमें देखें अपने, इसमें देखते हैं ना। तो इसमें ये जो क्षेत्र होगा ना, कर्क रेखा और किसके बीच का, मकर रेखा के बीच का, कर्क रेखा और किसके बीच का, मकर रेखा के बीच का, ये जो भूभाग है, ये जो भाग है, ये जो भाग है, इस भाग की अगर बात करें, इस भाग की अगर बात करें, तो देखो इस भाग को हम जिस कटिबंध के नाम से जानते हैं, इस भाग को जिस कटिबंध के नाम से जानते हैं, इस भाग को जिस कटिबंध के नाम से जानते हैं, ये कटिबंध कौन सा है भाई, तो ये जो कटिबंध आएगा, इस कटिबंध को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये जो भाग आएगा ना, देखो कटिबंध जो है, ये कटिबंध आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा उष्ण कटिबंध। ये जो कटिबंध आपका आएगा, ये कटिबंध आएगा कौन सा, तो ये आएगा आपका उष्ण कटिबंध आएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। कटिबंध जिसको हम जोन बोलते हैं, उष्ण मतलब ट्रॉपिकल, तो उष्ण कटिबंध है, ध्यान रखना। कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके बीच बीच में कौन सा है, उष्ण कटिबंध। यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, और यहां सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ रही है, सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ रही है, और सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ रही है। तो ध्यान से सुनने सुनने की कोशिश करो ध्यान से, कि यहां सूर्य की किरणें जब तिरछी पड़ेंगी, तो आप देखो एक बार, ये जो भाग आएगा, ये जो भाग आएगा, जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, यानी कि सूर्य का प्रकाश कम प्राप्त करता है क्षेत्र, और सूर्य की किरणें जो है वो कम प्राप्त होती हैं, तिरछी किरणें प्राप्त होती हैं। और इस क्षेत्र को जिस नाम से जानते हैं, ये क्षेत्र आपका कौन सा है, तो दोस्तों ये क्षेत्र कौन सा है, तो ये क्षेत्र आएगा कौन सा, शीत कटिबंध आएगा। ये आपका आएगा कौन सा, तो ये आएगा आपका शीत कटिबंध आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आएगा शीत कटिबंध, क्लियर है बात। तो ये आएगा शीत कटिबंध आएगा, ठीक है। तो ये शीत कटिबंध आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका शीत कटिबंध, ठीक है ना। तो ये आपका फ्रीज जोन आ जाएगा, शीत कटिबंध आ जाएगा, क्लियर है बात। अब सुनो एक बार, ऊपर से ये ऐसा क्षेत्र होगा, देखो ये संक्रमण क्षेत्र है, ये संक्रमण क्षेत्र है, मतलब ऊपर से शीत का प्रभाव भी है और नीचे से उष्ण का प्रभाव भी है। तो मास्टर जी देखो दो चीज को समझो एक बार, शीत भी है और उष्ण भी है, तो इसको आएगा शीत प्लस उष्ण, है ना। तो ये आएगा शीत प्लस में उष्ण। बताओ जल्दी से कौन सी संधि है, शीत प्लस उष्ण दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं, शीतोष्ण कहलाते हैं। बताओ जल्दी से कौन सी संधि आएगी इसके अंदर, शीत प्लस में उष्ण, ए प्लस में उ मिलकर के क्या कौन सी संधि बनाते हैं, जल्दी बता दो एक बार। हिंदी भी आएगी तुम्हारे, है ना, हिंदी भी आएगी तुम्हारे। तो बताओ ये कटिबंध कौन सा हो जाएगा, ये टेम्परेट जोन हो जाएगा, टेम्परेट जोन हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा।
तो ये जो पार्ट है, ये साथियों इस पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। और ये आप अपनी कॉपी उठा करके देख लेना, किताब उठा के देख लेना, 6, 7, 8 की किताबों के अंदर आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, है ना, ये आपको मिलेगा। हाँ देखो, अंजलि कह रही है मास्टरनी भी है यहाँ सर। हाँ तो मास्टरनी जी, मास्टरनियों का नाम ले तो रहे हैं अपने, है ना, तो सारी मास्टरनी के लिए भी कह रहे हैं। तो ए प्लस ऊ कौन सी संधि होती है? जल्दी से बता दो एक बार। अच्छा, व्यंजन संधि होती है क्या? अच्छा, अभी देखो, अब ये यण संधि कह रहे हैं, द्वंद्व कह रहे हैं, ये क्या सिस्टम है भाई? एक मत होकर के बात करो भाई, तुम सारे मास्टर एक मत हो ही नहीं, बताओ तुम्हारा क्या हो सकता है भाई? तो तुम लोग मास्टर लोग एक मत नहीं हो, तो फिर तुम्हारा क्या ही होगा ना। अब चलो अपने मुद्दे पर आते हैं। ये अपनी थी कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है। इसके ऊपर की तरफ कौन सा है? इसके ऊपर की तरफ कौन सा है? शीतोष्ण है, इसके ऊपर शीतोष्ण है। नीचे कौन सा है सर? तो नीचे की तरफ कौन सा कटिबंध है? तो सर ये नीचे की तरफ जो आएगा ये कौन सा आएगा? ये उष्ण कटिबंध आएगा। देखो, कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण है, कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण है, कर्क के नीचे कौन सा है? उष्ण है। भारत में आओ ना एक बार, कहां पर है भारत में? भारत में देखो ना, कर्क रेखा, कर्क रेखा साथियों, कर्क रेखा के ऊपर कौन सा है? कर्क रेखा के ऊपर कौन सा है? तो कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण है, कर्क के नीचे कौन सा है? उष्ण है। तो बताओ जल्दी फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट बना कि नहीं बना? तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कॉन्सेप्ट बना कि नहीं बना? तो ये दो जलवायु कटिबंधों में विभाजित करती है, जिसके ऊपर की ओर करती है, जिसके जिसके उत्तर में, जिसके उत्तर में, जल्दी बताओ मास्टरनी जी, बताओ, मास्टरनी बताएंगे आज। जिसके उत्तर में, जिसके उत्तर में कौन सा है? जिसके उत्तर में कौन सा आएगा? तो जिसके उत्तर में आएगा कौन सा? जिसके उत्तर में शीतोष्ण, जिसके उत्तर में शीतोष्ण। और अगर बात करेगा वह दक्षिण में कौन सा है? वह दक्षिण में उष्ण कटिबंध है, वह दक्षिण में उष्ण कटिबंध है। जल्दी से सारे मास्टर और मास्टर ने बता दो फटाफट एक बार कमेंट करके, सारे मास्टर मास्टर ने बता दो कि जल्दी से बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से मुझे बताओ एक बार फटाफट एक बार, ठीक है ना? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, है ना? अच्छा ठीक है, हो गया है, लेकिन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। ओहो, अच्छा कोई बात नहीं है, तो बैकग्राउंड से क्या ही फर्क पड़ जाएगा भाई। बताओ जल्दी फटाफट बताओ एक बार, है? जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आप आज के बाद पूछेगा तो बताओ। अभी एक स्टूडेंट का मैसेज था कि आज तक समझ में नहीं आया, अब समझ में आ गया होगा तो क्लियर होगा, ठीक है? चलिए ठीक है, ठीक है। रानी दोबारा देखना पड़ेगा आपको, है ना? तो आराम से बिल्कुल ठीक से एक बार दोबारा इसको देखेंगे, तो अगर थोड़ी बहुत कोई कसर रह भी रखी है तो वो भी हो जाएगी, ठीक है ना? तो वो भी हो जाए, नहीं छोड़ेंगे नहीं अपने, है ना? अपने बिहार से आते हैं, मांझी की धरती से आते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा ही है ना? अरे भाई ऐसा ही तो है। अब देखते हैं कर्क रेखा का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, राज्यों का क्लियर है, माही नदी क्लियर है, माही नदी क्लियर है, इसके ऊपर झारखंड की राजधानी रांची है, ये क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपके बन गए हो सारे तो जल्दी से एक बार आप बता दीजिए, तो जल्दी से आप बता दीजिए, ठीक है? ठीक है ना भाई? मैं नाम तो ले देता हूँ धीरज, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बोल देता हूँ मैं, लेकिन अब चूंकि थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। हमने ये बैच है ना, हम इंग्लिश मीडियम के बैच अलग से पढ़ाते हैं सेपरेट से, ठीक है ना? तो अपने यहाँ पर बाइलिंगुअल का सिस्टम नहीं होता है, इंग्लिश मतलब इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, हिंदी मतलब हिंदी पढ़ाते हैं। लेकिन अपने फिर भी ट्राई करते हैं कि जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनका हो जाए, है ना? कोशिश करेंगे, ठीक है ना? कोशिश करेंगे कि आपका हो जाए क्लियर तो ज़्यादा बढ़िया है ना? क्योंकि आपको भी नौकरी तो लगना ही है भाई। लेकिन फिर भी अब ऑफिसर एकेडमी का सिस्टम यही है, इंग्लिश के बैचेज हमारे सेपरेट होते हैं और हिंदी के बैचेज हमारे सेपरेट होते हैं, ठीक है ना? तो वही चीज़ है, बाकी तो कोशिश करते हैं, चलो ठीक है, कोशिश करते हैं अपने कि आपको इंग्लिश में करवा दें, ठीक है? चलो अब आगे चलें। तो अब अपने बात कर लेते हैं, कर्क रेखा हो गई, अब अपने बात कर लेते हैं भारतीय मानक समय रेखा के संदर्भ में, ठीक है? तो भारतीय मानक समय रेखा के बारे में आप जो है लिख सकते हैं, और अगली हेडिंग आप लिखें, और अगली हेडिंग लिखें भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है? तो अगली हेडिंग आप लिखें भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है? तो भारतीय मानक समय रेखा। अच्छा, मैं अपने मतलब तैयारी के दौरान, आरएएस की तैयारी जब मैं कर रहा था जिस समय, उस समय पर मैंने एक हिंदी की क्लास ली थी, है ना? अब तो उन बातों को कम से कम 8 साल से भी ऊपर हो गए, ठीक है ना? बहुत ज्यादा लंबे समय की बात हो गई, अब तुम भूल भाल गए हिंदी का। लेकिन मुझे पता होता ना कि तुम्हें पढ़ानी पड़ेगी हिंदी, है ना? तुम्हारी हिंदी, तो तुम्हारी हिंदी मैं करवा देता, बताओ, है ना? मैं ही करवा देता हिंदी का व्याकरण। तो मैंने 2000, मुझे ध्यान है,
मैंने 2,000 रुपए के अंदर 2,000 रुपए बहुत मुश्किल से एडजस्ट किए, और मुश्किल से एडजस्ट करके 2,000 रुपए का जुगाड़ कहीं कहीं फोन कर कर किसी से 500 लिए, एक से 1,000 रुपए लिए, एक से और 500 रुपए लिए, ऐसे करके 2,000 रुपए मैंने जैसे तैसे करके, और फिर वो 2,000 रुपए मैंने फीस जमा करवाई हिंदी पढ़ने के लिए। और हिंदी का पूरा व्याकरण मैंने बहुत बढ़िया तैयार किया, शानदार, क्योंकि आरएएस के अंदर हिंदी आती है, ठीक है ना। आरएएस में हिंदी के, आरएएस में क्या, राजस्थान की सारी वैकेंसी में हिंदी पूछता है ना। राजस्थान पुलिस एसआई के अंदर भी हिंदी पूछता है, 200 नंबर का पेपर होता है राजस्थान पुलिस एसआई में, तो अकेला सिंगल हिंदी का पेपर होता है, ठीक है ना। तो वो भूल भाल गए अब तो हिंदी, है ना, अब तो है ही नहीं, दिमाग से ही निकल गई है। तो देखो, भारतीय मानक समय रेखा, और हिंदी में तो मेरा बड़ा विशेष रुचि रहा है, हिंदी में तो बहुत इंटरेस्ट रहा है ना। तो मेरा दूसरे विषय में टच करने का मन नहीं करता है, मन नहीं करता है, मैं ज्योग्राफी में ही खोया रहना चाहता हूँ, इस ज्योग्राफी की दुनिया से बाहर नहीं निकलना चाहता हूँ मैं। तो मेरा मन नहीं है कि मैं इस ज्योग्राफी की दुनिया से बाहर निकलूँ, है ना। मेरा मन है कि मैं पूरी उम्र ताउम्र इसी भूगोल की ही सेवा में निकाल दूँ बस। नहीं तो हिंदी कोई बहुत तो ऐसा बड़ा विषय नहीं है, छोटा सा सब्जेक्ट है, नहीं मतलब विषय तो बड़ा है, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है अपने को वो छोटा सा पोर्शन है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें। तो यह है भारत के कितने राज्यों से, तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है ना। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ये 5 राज्यों की कहानी क्या क्या है, ठीक है। तो अब कोई भी मास्टर और मास्टर नहीं हंसेगा नहीं, ये पहली पक्की बात है, ठीक है ना। एक कहानी बताता हूँ मैं आपको एक बार। अच्छा देखो, इसमें देखो एक कहानी सुनाता हूँ, कोई मास्टर मास्टर नहीं हंसेगा नहीं, कोई भी मास्टर मास्टर नहीं हंसेगा नहीं, चुपचाप सिर्फ कहानी सुनना है बस, सिर्फ आपका काम है कहानी सुनना। देखो एक बार क्या हुआ कि एक बार एक गांव था, और गांव में एक घर था, ठीक है। और कोई भी मास्टर मास्टर नहीं हंसेगा नहीं, मैं पहले कह रहा हूँ इस बात को। ये एक घर था, और एक घर इस तरफ था, ठीक है। और ये एक घर था, एक ये घर था, ये बीच में सड़क थी, ये घर में छज्जा लगाया है, रेलिंग लगी, छज्जा लगाया है और रेलिंग लगी। इस घर में एक लड़का रहता था, और इस लड़के का नाम था भाई साहब शैतान सिंह। शैतान सिंह एक गाना गाता रहता था पूरे दिन भर, और शैतान सिंह बड़ा अच्छा सिंगर था, ये घर में सीढ़ियां लगी थी। शैतान सिंह डेली शाम को क्या करता, डेली शाम को गाने गाता हुआ, डेली शाम को गाने गाता हुआ ऊपर जाता, और छत के ऊपर जाकर के शैतान सिंह, और ऊपर छत के ऊपर खड़ा हो जाता, और छत के ऊपर खड़ा होकर के, और खड़ा होकर के बढ़िया डांस वांस करता, और ये पूरा जेल वेल लगा करके छत के ऊपर जाया करता था, और आराम से गाने गाता रहता, आराम से गाने गाता रहता, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, ठीक है ना। तो ये ऐसे गाने गाता रहता। इधर से इस घर में एक लड़की रहती थी, शैतान सिंह रहा होगा लगभग 19-20 साल का, और इधर से 18-19 साल की रही होगी। और भाई साहब इस लड़की का नाम था उमा, ठीक है ना। अगर कोई मास्टर नहीं अगर उमा नाम की है तो बुरा नहीं माने, आपका नाम नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। ये उमा रहती थी। अब डेली शैतान सिंह का गाना सुन के उमा भी क्या करती कि यार शैतान सिंह बड़ा प्यारा गाता है, चल शैतान सिंह के गाने पर जा करके और अपने जो है डांस करते हैं। उमा डेली डेली बढ़िया से डांस करती, खूब सुंदर नाचती, और उमा नाचती और बढ़िया देखो बाल वाल बना करके और फेशियल वेशियल करके उमा छत पे जाके डांस करती थी, ठीक है ना। तो छत पे जाके डांस करती। अब क्या हुआ, कई दिनों तक डांस चलता रहा, इधर से गाना चलता रहा। धीरे धीरे एक समय आया कि उमा के घर वालों को पता लग गया कि शैतान सिंह गाने गाता है और उमा डेली छत के ऊपर जाकर के नाचती। ये बात चल गई पता किसको, घर वालों का। अब घर वालों को पता चल गई बात, तो उमा का घर से आना जाना घर वालों ने क्या कर दिया, तो घर से आना जाना क्या कर दिया, बंद, कि आज के बाद उमा घर से बाहर निकलकर कहीं भी नहीं जाएगी। अब उमा एक ही दिन घर से बाहर जाएगी, जिस दिन उमा की शादी होगी, जिस दिन उमा की शादी होगी, ठीक है ना। तो जिस दिन उमा की शादी होगी उस दिन जाएगी। लेकिन अब तो क्या हुआ, अब तो समस्या हो गई। अब चूंकि समस्या हो गई, तो अब चूंकि क्या हो गया कि अब क्या हो गया अब क्या हो गया कि उमा बाहर जा नहीं सकती है। एक दिन ये जो शैतान सिंह है ये उमा के लिए गोलगप्पे लेकर आता है। गोलगप्पे आपको पता ही उमा को अच्छे लगते ही होंगे, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना, है ना। तो शैतान सिंह गोलगप्पे लेकर आया। शैतान सिंह कह रहा है उमा को, देख उमा आज मैं तेरे लिए बहुत बढ़िया गोलगप्पे लाया हूँ हरीलाल से, तो चल हमारी छत के ऊपर आ जा, आज बैठ करके गोलगप्पे खाएंगे। उमा कहती है, बड़ा उदास हो जाती उमा और बड़े ही टूटे हुए दिल के साथ में कहती है, देख शैतान सिंह अब वो दिन बहुत पीछे गए। शैतान सिंह आज हम आपस में कभी भी आपकी छत पर नहीं मिल सकते हैं,
क्योंकि हमारे घर वालों ने घर से आना जाना क्या कर दिया है, मेरा बंद कर दिया है। घर से आना जाना बंद कर दिया और उमा जो है फूट फूट करके रोने लगी। और फिर ये शैतान सिंह हंसते हुए कहते हैं, उमा तू टेंशन मत ले, चिंता मत कर, घर वालों ने गेट ही तो बंद किया है, छत तो बंद नहीं की है, छत के ऊपर तो आ ही सकती है। तो ये कहता है तुम उमा एक काम कर, छत से, उमा एक काम कर छत से। अब आपके मन में आ रहा होगा कि छत से कूद जा, है ना, तो कूदेगी तो पैर नहीं टूट जाएंगे, तो कूद नहीं सकती है। तो ये कहता है उमा तू एक काम कर, छत से उड़कर आ जा। उमा को कह रहा है कि उमा तू छत से उड़कर आ, उमा छत से उड़कर आ। तो अब उमा और जोर जोर से रोती है। उमा कहती है देख शैतान सिंह, मैं नहीं उड़ सकती हूं। तो ये कहता है तू उड़ सकती है पागल, क्योंकि तू कौन है, तू पापा की परी है, तू पापा की परी है, ये शैतान सिंह कहता है। अब उमा को कहता है कि उमा छत से उड़कर आ, तू पापा की परी है। तो आप ऐसे कहोगे कि शैतान सिंह क्या कह रहा है, शैतान सिंह कह रहा है उमा छत से उड़कर आ, उमा छत से उड़कर आ, ये कह रहा है। और उमा छत से उड़कर आएगी तो उमा के साथ में उसे उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, मैं से कौन आएगा, मैं से मध्य प्रदेश आएगा, एमपी आएगा। फिर इसके बाद कौन आएगा, छत से छत्तीसगढ़ आएगा, छत से कौन आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा। इसके बाद उड़ से कौन आएगा, उड़ीसा आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा, तो इसके बाद आंध्र प्रदेश आएगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, वह 5 राज्य जिनसे भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है वो कौन कौन से हैं, उमा छत से उड़कर आ, उमा छत से उड़कर आ। तो उमा छत से उड़कर आने का मतलब है यूपी एमपी छत्तीसगढ़, यूपी एमपी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। देखो मैंने पहले कहा था हंसना मना है, तुम लोग फिर भी हंस रहे हो, मेरे मना करने के बाद भी हंस रहे हो, बताओ, हद है यार, बड़ी बुरी बात है। और बड़ी बड़ी बात तो ये है ना कि मास्टरनी भी हंस रही है, देखो सबसे बड़ी बात है ना। है? देखो, देखो मास्टरनी भी हंस रही है ना। तो हंसना मैंने कहा था कि मना है, आपको हंसना नहीं, ठीक है ना, हंसना नहीं है, सिर्फ एंटरटेन के लिए है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हो सकता है क्लास में कोई उमा हो, क्योंकि 20-25-30 हज़ार लोग क्लास देख रहे हो आप लोग, है ना, तो ऐप वाले और वो सारे लगा करके। तो प्लीज जो है बुरा मत मानना, अगर कोई उमा है तो अपने सिर्फ हंसी मजाक के लिए ऐसे कहानी बना बना देते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ट्रिक बाकी आपकी मिल गई है, उमा छत से उड़कर आ। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये आपके कौन कौन से हैं, उमा यूपी, मै का मतलब मध्य प्रदेश, यूपी एमपी, छत से उड़कर तो छत्तीसगढ़, और एक कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा हो गया, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में कौन सा हो गया साथियों, तो उड़ीसा के बाद में हो गया कौन सा, आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश। तो ओवरऑल बात कहेंगे कि ये आपके राज्य हैं जिनसे होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, जिनसे होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। दोस्तों अगर इस भारतीय मानक समय रेखा के संदर्भ में बात करेंगे तो यह भारतीय मानक समय रेखा है, यह प्रयागराज के निकट, प्रयागराज के निकट, प्रयागराज के निकट कहां से गुजरती है, तो प्रयागराज के निकट नैनी और एक और स्थान से गुजरती है, वह मिर्जापुर से होकर गुजरती है, मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो ये मिर्जापुर से होकर के गुजरेगी, नैनी और मिर्जापुर से गुजरती है, ठीक है। भारत में पहली वायु परिवहन सेवा की जो शुरुआत है, वो वायु परिवहन सेवा की शुरुआत जो की थी वो प्रयागराज से यानी कि इलाहाबाद से नैनी के बीच डाक परिवहन के रूप में हुई थी, जो कि 1911 में शुरू की गई थी डाक परिवहन सेवा के रूप में, ठीक है ना। तो पहली वायु परिवहन सेवा जो आएगी वो भी इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुई थी, ठीक है। एक इसके अलावा और बात करते हैं, और दोस्तों एक और बात करते हैं, और एक और बात करते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा IST, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से, मानक समय रेखा से कितनी आगे है, मानक समय रेखा से कितनी आगे है, तो इससे मानक समय रेखा से 5.5 घंटे, 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। तो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है ना, 5.5 घंटे आगे है। क्लियर है कि नहीं बात, तो 5.5 घंटे आगे आ जाएगी, ये बात आपकी यहां तक हो गई। अब मैं एक मैप बनाता हूं, 5.5 घंटे कैसे आगे है ना। तो 5.5 घंटे कैसे आगे हैं, आओ एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो तो अगली बात, अच्छा वो कहानी मैंने कॉपी नहीं करी है, वो मैंने ही बनाई है ना, तो कॉपी पेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, तो कॉपी पेस्ट नहीं है।
ठीक है। तो इसके लिए हाँ, अगर आप चाहें कि सर कहानी अच्छी लगी, 1,000-1,000 रुपये अगर आप गिफ्ट के रूप में देना चाहें तो आप फोन पे कर सकते हैं मुझे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं मना बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ठीक है। वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। देखो एक बार ध्यान दो, ध्यान दो एक बार इस पर, भारतीय मानक समय रेखा पर ध्यान दो। एक मैप बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का एक मैप बनाते हैं, और उस मैप के अंदर समझते हैं चीजों को, ठीक है। कुछ और मैं आपको अच्छी चीजें बताता हूँ, कुछ शानदार चीजें बताता हूँ, ठीक है ना। हाँ सुनील, आपका नाम ले लेंगे, क्या दिक्कत है बताओ। अब आपका नाम डोनाल्ड ट्रम्प तो है नहीं कि आपका नाम नहीं ले सकते हैं, हैं? आपका नाम ले लेंगे, है भाई सुनील। आईएसटी का नाम मतलब है कि आईएसटी का मतलब है आईएसटी का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। देखो अभी अभी मैसेज आ रहे हैं कि सर फोन पे नंबर भेज दो, है ना। फोन पे नंबर भेज, अच्छा ठीक है, आप नौकरी लग जाओ, उसके बाद में मिठाई लेकर आना, ठीक है ना। मिठाई लेकर आना 1,000-1,000 रुपए की, वो ले लेंगे आपसे, ठीक है ना। वो ले लेंगे, ऑफिसर एकेडमी दे देता है सैलरी ठीक ठाक सी, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप 1,000-1,000 रुपए की मिठाई लेकर आओगे, वो ले लेंगे आपसे, ठीक है। लेकिन नौकरी लगना पड़ेगा भाई, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा पहले, है ना। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, एक मैप बना करके मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, सीखो आप उसको। साथियों अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये एक आपका कौन सा कॉन्टिनेंट है, आप समझ रहे होंगे, थोड़ा बहुत आइडिया लगने लग गया होगा। और प्रादेशिक भूगोल में आपको पढ़ाऊंगा विश्व का, आपको मैं प्रादेशिक भूगोल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब थोड़ा मैं मतलब अभी कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ ना, थोड़ा उपहास वाली बात हो जाएगी कि एक व्यक्ति को इतना नहीं, मतलब नहीं ना बोलना चाहिए। मैं थोड़ा सा कम बोलने में ट्रस्ट कर रहा हूँ। बाकी मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, शानदार, जबरदस्त कंटेंट जबरदस्त कंटेंट, जबरदस्त कंटेंट पढ़ेंगे, जबरदस्त। प्रादेशिक भूगोल पर आने दो आप मुझे एक बार। आप लाइफ टाइम अगर याद नहीं करो तो मेरा नाम अमित श्री नहीं है ना। आप लाइफ टाइम याद नहीं करो तो मास्टर जी, आप अगर लाइफ टाइम याद नहीं करो तो, है ना, मेरा नाम अमित श्री नहीं है। मैंने बड़ा समय दिया है इसके ऊपर, मैंने बहुत सीखा है, मैंने बहुत कुछ खुद से सीखा है ना। और वो आपके बहुत काम आएगा, शानदार काम आएगा आपको, ठीक है। देखो एक बार ये यहाँ पर अगर आप बात करते हैं, तो ये यहाँ से बात करते हैं, तो देखो एक बार मास्टर जी इस पर ध्यान दो, और इस पर आप ध्यान दोगे तो ये जो है यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा, और ये आपको दिखेगा कौन सा, सिनाई प्रायद्वीप दिखेगा, सिनाई प्रायद्वीप दिखेगा, ठीक है ना। ये सिनाई प्रायद्वीप दिखेगा, और यहाँ से आप जब चलेंगे तो ये जो है ये आपका इस तरीके से, इस तरीके से ये भारत वाला हिस्सा हो गया। चलो उसकी अपने को नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, तो अपने क्यों बनाए उसको ना, तो उसको छोड़ देते हैं। और इस तरफ से आप आओगे तो इसकी भी बहुत ऊपर तक जरूरत नहीं है, तो इसकी भी बहुत जरूरत ऊपर तक नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक काम चल जाएगा। और यहाँ से जो है, यहाँ से आप देखोगे तो देखो ये यहाँ से जो है, ये यहाँ से आपका पड़ता है ब्रिटेन। इसको अपन बोलते हैं, इसको अपने बोल रहे हैं ब्रिटेन, बोल रहे हैं ब्रिटेन पड़ता है, ब्रिटेन, ठीक है। और ब्रिटेन है, और दोस्तों आप अगर यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो देखो यहाँ से अ, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से एक रेखा गुजरती है, और यहाँ से जो रेखा गुजरती है ना, ये जो रेखा गुजरती है ना, ये जो रेखा गुजरती है आपकी, ये जो रेखा गुजरती है, इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, तो इस रेखा को हम जानते हैं किस नाम से, इसका नाम है 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर जो है, ये 0 डिग्री देशांतर को हम कौन सी बोलते हैं, इसको अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। क्लियर है कि नहीं बात। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है कि नहीं बात। तो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं, क्लियर है बात। और यहाँ से अगर आप बात करोगे तो ये हमारी है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, या इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम जानते हैं भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। भारतीय मानक समय रेखा के रूप में जानते हैं, भारतीय मानक समय रेखा के रूप में जानते हैं। और अगर इसकी बात करोगे तो देखो कौन कौन से सागर महासागर हैं, इन पर और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऊपर की तरफ आप जब जाओगे तो सर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो ऊपर की तरफ एक महासागर है उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ, जिसका नाम है आर्कटिक महासागर। ये जो महासागर आएगा ये आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, ठीक है। आर्कटिक महासागर है, ठीक है, आर्कटिक महासागर है। यहाँ से आप चलेंगे तो ये आपको हिंद महासागर आएगा, ये आपका जो आएगा
ये हिंद महासागर आएगा, ठीक है, ये हिंद महासागर आएगा। इसके अलावा बात करेंगे तो ये जो महासागर है, ये महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर आएगा, ठीक है, अटलांटिक महासागर आएगा। और नीचे की तरफ भाई आप थोड़ा ध्यान दोगे तो नीचे की तरफ आपको एक दिखेगा, और नीचे की तरफ आपको जो दिखेगा वो कौन सा आएगा, तो देखो नीचे ये आपका हो गया कौन सा, ये हिंद महासागर हो गया। नीचे की तरफ आप जब देखोगे तो नीचे की तरफ अंटार्कटिका आएगा, अंटार्कटिका आएगा ना, तो ये अंटार्कटिका आएगा, अंटार्कटिका आ जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप है। और अंटार्कटिका महाद्वीप के अलावा यहाँ पर देखोगे चारों तरफ, तो चारों तरफ यहाँ पर जब देखोगे तो यहाँ पर जो आएगा, इस महासागर का नाम कौन सा है, तो इसका नाम है सदर्न ओशियन है, यानी कि दक्षिणी महासागर है। तो ये जो महासागर है इसका नाम है दक्षिणी महासागर, ये दक्षिणी महासागर, ठीक है, ये दक्षिणी महासागर आ जाएगा, सदर्न साउदर्न ओशियन आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो आप, अब इस पर ध्यान दो कि कई बार प्रश्न ये है ना, ये इसको और भी नाम से जानते हैं, या फिर ये है कौन सी, ग्रीनविच रेखा, ठीक है ना, ग्रीनविच रेखा। देखो पहले मैं इसकी बता देता हूँ, पहले मैं इसकी बता देता हूँ, थोड़ी सी बात बता रहा हूँ मैं, बहुत सारी बात इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो एक बार, ध्यान से सुनो क्या बात है इसके बारे में। तो इसके बारे में ध्यान से सुनने की बात यह है कि एक आपका पड़ता है ब्रिटेन, देखो ब्रिटेन है, ब्रिटेन, ब्रिटेन 3 देशों का समूह है, 3 देशों का समूह है, ठीक है ना, 3 देशों का समूह है। 3 देशों का समूह कैसे है, 3 देशों का समूह है, ये 3 देश कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत, तो 3 देशों में आपका आएगा, एक आएगा वेल्स, एक आएगा स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड आएगा, स्कॉटलैंड आएगा, वेल्स आएगा, और एक आएगा कौन सा, एक आएगा आपका कौन सा, एक आएगा इंग्लैंड आएगा। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इन 3 देशों का समूह है, और 3 देशों का समूह है ब्रिटेन। और इंग्लैंड की अगर बात करते हैं तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड, इंग्लैंड जो देश है ना, इंग्लैंड देश, इंग्लैंड में एक स्थान पड़ता है, और इंग्लैंड इंग्लैंड में एक पड़ता है नगर है, इंग्लैंड का नगर है जिसका नाम है लंदन। इंग्लैंड की राजधानी कौन सी है, और लंदन के अंदर एक पड़ता है स्थान, लंदन नगर में एक स्थान पड़ता है, ग्रीनविच स्थान पड़ता है, ग्रीनविच स्थान। और ग्रीनविच स्थान पर लंदन के, इंग्लैंड के लंदन नगर में ग्रीनविच स्थान पर रॉयल वेधशाला है, रॉयल वेधशाला है, ठीक है ना, रॉयल वेधशाला है। और इसी रॉयल वेधशाला से, इसी से निर्धारण किया गया है, इसी से निर्धारण किया गया है, इसी से निर्धारण किया गया है किसका, 0 डिग्री देशांतर का, 0 डिग्री देशांतर का। मास्टर जी समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ, मास्टर ने भी बताओ समझ में आया कि नहीं आया। वापिस सुनो, वापिस सुनो, देखो एक बार कि इंग्लैंड जो देश पड़ता है, इंग्लैंड के लंदन में, इंग्लैंड के लंदन नगर में, लंदन नगर में स्थान कौन सा पड़ता है मास्टर जी, तो ग्रीनविच पड़ता है। ग्रीनविच स्थान पर कौन सी वेधशाला है, रॉयल वेधशाला है। रॉयल वेधशाला से निर्धारण किया गया है, और रॉयल वेधशाला से 1884 के अंदर वॉशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई, और उस मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के अंदर इसको माना गया था, ठीक है ना, इसको माना गया था, इसका निर्धारण किया गया था। तो ग्रीनविच रेखा, देखो 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा माना गया। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा या 0 डिग्री कहां से गुजरती है, ग्रीनविच स्थान से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 3-5 की आवश्यकता ही नहीं है। अब एक प्रश्न सीधा सा आप देखो, और ये ध्यान दो इसमें, और इसमें आप ध्यान दो कि कितने महासागरों से जाती है। देखो एक महासागर कौन सा है, आर्कटिक, यहां से जा रही है। दूसरा महासागर कौन सा है मास्टर जी, अटलांटिक है। तीसरा महासागर कौन सा है, दक्षिणी महासागर है। तो देखो 3 महासागरों, 3 महासागरों, 3 महासागरों, कौन कौन से महासागर हैं, तो 3 महासागरों तथा कितने महाद्वीपों हैं, तथा 3 महाद्वीपों, 3 महाद्वीप कौन कौन से, यूरोप से जा रही है, अफ्रीका से जा रही है, और अंटार्कटिका से, तथा 3 महाद्वीपों से गुजरती है, 3 महाद्वीपों से गुजरती है, 3 महाद्वीपों से गुजरती है। एक बात तो ये हो गया, 3 महाद्वीपों से गुजरती है। फिर दूसरी बात पर आओ सर, दूसरी बात पर आते, चलिए दूसरी बात भी करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये वाली है, इसको देखो, एक महासागर आर्कटिक से जाती है, दूसरा महासागर हिंद से जाती है, तीसरा महासागर दक्षिणी महासागर से जाती है। तो ये भी आपकी 3 महासागरों, भारतीय मानक समय रेखा 3 महासागरों तथा 3 महासागरों तथा 3 महासागरों तथा कितने महाद्वीपों से गुजरती है, तो देखो एक महाद्वीप एशिया और दूसरा महाद्वीप अंटार्कटिका, तथा 2 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, 2 महाद्वीपों से गुजरती है, 2 महाद्वीपों से गुजरती है। बताओ सारे लोग, बताओ भाई, बताओ सारे स्टूडेंट, बताओ सारे के सारे, बताओ कि क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत ज्यादा गला दुख गया है ना, गले में दर्द हो गया है, ठीक है ना, गले में दर्द हो गया भाई, ठीक है,
तो ये है आपका यूरोप, एक है अफ्रीका और एक है अंटार्कटिका। 3 महाद्वीप है, ठीक है ना। जी बताओ, चलो बताओ प्रियंका बताओ, कमेंट आ रहे हैं आपके भी, सबके कमेंट आ रहे हैं ना। ऑडियो सही है ना। चलिए। बैच लेना है, आप अगर बैच लेना चाहते हैं तो बैच आप ले सकते हैं। आप जाइए ऑफिसर एकेडमी का ऐप सर्च कीजिए और उसके अंदर जा करके आपको विजय रथ होकर दोनों बैच मिल जाएंगे, ठीक है ना। 1 से 8 विजय रथ है और अगर 9 से 12 है तो आपका संकल्प बैच है, ठीक है ना। तो विजय रथ और संकल्प जो है वो दोनों ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है सबका, सबका क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाई। चलिए, मजा आ रहा है ना पढ़ करके, पढ़ाई करके मजा आ रहा है ना। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको कि गलत जगह पर हम आ गए हैं, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है ना, आप सारे लोग खुश हैं ना, संतुष्ट हैं कि नहीं है। सारे ही लोग ऐसे पढ़ाएंगे ना, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। सभी टीचर अच्छा करवाएंगे, शानदार मेहनत करते हैं, पूरी टीम ही अच्छी मेहनत करती है, पूरी ही टीम अच्छी मेहनत करती है। चलिए आगे बात करें। अब इसका जो समय का अंतर था, एक ये वाला क्वेश्चन आपका रह गया। जो समय का अंतर है ना, वो समय का अंतर कितना है, 5.5 घंटे का है। ये समय का अंतर 5.5 घंटे, या फिर इसको हम कितना कह सकते हैं, 330 मिनट कह सकते हैं। ये कहाँ से आया सर, ये बता दो थोड़ा सा, तब मजा आया ना। बताओ कितने मास्टर नहीं समझना चाहते हैं, कितने मास्टर जी समझना चाहते हैं, जल्दी वो तो बताओ ये कहाँ से आया। जल्दी बताओ कहाँ से आया, फिर अपने बात करते हैं इसके बारे में, है ना। फिर इसके बारे में बात करते हैं। हम्म, बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, बहुत बढ़िया है ना। चलिए प्रमोद, ठीक है, आगे बात करें, आगे बात करें, ठीक है। अब ये समय कहाँ से आया 330 मिनट, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब एक बड़ी सीधी सी एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप उस प्रश्न को आराम से सुनो और उसका ठीक से उत्तर दो, ठीक है। ठीक से उसका उत्तर दो, सुनो, एक बात पर ध्यान दो, एक बात पर ध्यान दो। एक बात पर ध्यान दो। तो एक बात ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो रोटेशन करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो ऐसे घूमती है, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ सूर्य के सापेक्ष, यहाँ पर सूर्य है और पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है ना पृथ्वी, भाई पश्चिम से पूर्व घूम रही है ना ऐसे सूर्य के सापेक्ष। तो सूर्य के सापेक्ष एक जो रोटेशन है अर्थ का, या एक जो रोटेशन है वो कितने टाइम में पूरा होता है, जल्दी बताओ। एक रोटेशन पूरा करने में कितना टाइम लगता है, एक रोटेशन पूरा करने में सूर्य के सापेक्ष बताओ एक बार। तो मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष एक चक्कर पूरा करती है कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो आप क्या कहेंगे कि पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है कितने घंटे में, सुनना ध्यान से। एक चक्कर पूरा करती है कितने घंटे में, तो एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में। देखो मैं इसको 24 घंटे नहीं ले रहा हूँ, है ना। 24 घंटे को मैं मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से, 60 से। बात समझ में आई। एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, तो 24 × 60 मिनट लगती हैं। बताओ ये मामला यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। देखो एक चक्कर यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पर आए, एक चक्कर ध्यान देना एक बार, एक चक्कर ऐसे एक चक्कर पूरा किया, एक चक्कर के पूरा होने में, एक चक्कर के पूरा होने में कितना टाइम लगता है, मतलब कितना एंगल बनता है, तो कोण बनता है। एक जो सर्किल होता है ना, एक सर्किल पूरा का पूरा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो देखो ये कितना एक चक्कर है ना, इस एक चक्कर को हम एक चक्कर ना लिख के पृथ्वी के सापेक्ष एक चक्कर नहीं
360 डिग्री घूर्णन में समय लगता है में। भाई एक चक्कर लिख दो, एक चक्कर ना लिखो तो उसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक चक्कर ना लिखो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, 360 डिग्री घूर्णन भी लिख सकते हो। सही बात है कि नहीं? तो 360 लिख सकते हो। तो ये भी टाइम कितना लगेगा? वही 24 × 60 लगेगा। इतने ही मिनट लगेंगे, इतने ही मिनट लगेंगे, ठीक है, इतने ही मिनट लगेंगे। और 360 डिग्री घूर्णन में इतना समय लगता है, तो बताओ 1 डिग्री घूर्णन में कितना समय लगेगा? तो 1 डिग्री में लगेगा 24 × 60/360। और काटोगे कैसे, है ना? काटोगे कैसे? इसको कैंसिल आउट कैसे करोगे बताओ? कैंसिल कैसे करोगे? तो कैंसिल तो करना बहुत आसान है कि नहीं है? तो कैंसिल करना आसान है। 0 से 0 काट दिया, सही बात है कि नहीं है? 6 से 6 काट दिया, ऐसे ही काटोगे ना? ऐसे ही तो काटोगे आप, नहीं काटोगे? है, और 3 से काटोगे, 3 × 8 = 24। ऐसे सही है कि यही कटा हुआ? कितना आ गया? 8 आ गया। लेकिन 8 तो नहीं आता है, इसका तो 4 आता है। इसका तो 4 आता है, 4 कैसे आएगा? तो इसका मतलब गलत कटा है, गलत कटा है ना, गलत कटा है। दोबारा काटते हैं। 60 से 60 काट दो, 3 से काट दो, 3 × 8 = 24। ये तो फिर आ गया, ऐसे भी नहीं कटेगा, ये भी गलत आ रहा है ना? तो 60 एकम 60, 60 6 का 360, और 6 एकम 6, 6 चौका 24। अच्छा, अब की बार 4 आ गया। अच्छा 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 अच्छा, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा। तो 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? तो भाई कितने मिनट लगेंगे? तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट समय लगेगा, ठीक है ना? ये 4 मिनट लगेगा ना। ऐसे नहीं काटना है 0 से 0, 6 से 6, या 60 से 60 काट दिया, 3 से फिर वापिस इसको कैंसिल किया। ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। मुझे पता है गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तुम लोग फिर बाद में पढ़ाई नहीं करोगे। अरे भाई तुम पढ़ाई नहीं करोगे फिर बाद में, मास्टर जी हो गए, फिर पढ़ाई नहीं करोगे। पढ़ाई नहीं करोगे तुम ऐसे ही काटोगे फिर स्कूल में। ऐसे नहीं काटना है कभी, ऐसे काटो जा करके, ठीक है? इसका ध्यान रखना है। अच्छा चलिए, मुझे भी आपको पढ़ाकर बहुत अच्छा लग रहा है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ा करके, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उन लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ जो देश की नींव रखने वाले हैं ना, स्टेट की बच्चों की नींव भरने वाले हैं। और उसके बाद में और भी ज्यादा खुशी इसलिए होगी, मजबूत नींव भरोगे, है ना? मजबूत नींव भरोगे तो और ज्यादा खुशी होगी, ठीक है? देखो ध्यान दो एक बार, इस पर आओ, कंसंट्रेट करो। आप देखो एक बार, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट। तो अगर देखो यहां से और यहां तक सूर्य आएगा, ऐसे देखो, सूर्य मान लो यहां पर लंबवत है, यहां पर, यहां लंबवत है। अब ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमती 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 घूमती, और ये घूमती घूमती सूर्य जब तक यहां पर आएगा, देखो सूर्य यहां से और यहां तक आएगा सूर्य, जब तक, आप बताओ मुझे एक बार, जब तक कितने देशांतर पार करने पड़ेंगे? बताओ 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 एक बार, बताओ कितने देशांतर पार करने पड़ेंगे? यहां से सूर्य यहां तक आएगा तो कितने देशांतर? तो 0, ये 0 है ना, और ये कितना है? 82.5। अंतर निकालो, दोनों का अंतर कितना आएगा? 82.5। भाई 0 82.5 का 82.5, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 330 मिनट आ जाएगा। और 330 मिनट को कितना घंटे लिखते हो? 5.5 घंटे लिखते हो। तो ये लो जी सर आपका, ये आ गए 5.5 घंटे। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं है भाई? तो क्लियर है कि नहीं है? तो इतनी बातें होगी हमारी, हाँ, इतनी बातें होगी। और अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो एक बार कहाँ तक हो गया अपना। आज तो पूरा लेक्चर अक्षांश और देशांतर पे ही निकल गया अपना, है ना? अपने को करना तो क्या था? क्षेत्रफल करना था ना, क्षेत्रफल करना था अपने को आज तो। ये तो पूरा ही समय निकल गया। तो चलो क्षेत्रफल पर बात कर लेते हैं, ठीक है ना? क्षेत्रफल पर बात कर लेते हैं, क्षेत्रफल पर बात कर लेते हैं, क्लियर है? तो चलो क्षेत्रफल के ऊपर बात करेंगे। और बच्चे, ये क्षेत्रफल के ऊपर कहाँ से कहाँ बात करेंगे, चलिए देखते हैं एक बार। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? देखो एक बार इसको, इसको देखो, भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो जल्दी से बताओ आप कमेंट करके, है ना? भारत का क्षेत्रफल कितना है जल्दी बताओ एक बार। चलो आता हूं मैं वहीं पर। अच्छा, अभी तक 6 क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा था, अब क्लियर हुआ है। कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं क्लास में पढ़ाऊं उसको किताब में बाद में पढ़ना है, पहले मत पढ़ो, है ना? पहले मत पढ़ो, पहले मत पढ़ो। आप, मैं जो पढ़ा देता हूँ उसके बाद में पढ़ो, ठीक है ना? निश्चिंत रहो,
ट्रस्ट मी, मेरे ऊपर विश्वास करो, शानदार पढ़ाएंगे आपके, ठीक है ना। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो ये कितना है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना आएगा? ये आएगा 32,87,263। अच्छा चलो, अब इस पर कल बात करेंगे अपने, ना। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, मैं एक वर्ल्ड के मैप में कुछ क्षेत्रफल से संबंधित बातें बताऊंगा, कल बात करेंगे अपने, ठीक है ना। अभी इसके बाद में एक क्लास और भी है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। कल अपने बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्लास कैसी लग रही है? सारे जो भी आप हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। आप बता सकते हैं, बता सकते हैं, और प्ले स्टोर से ऐप के ऊपर भी रेटिंग डाल सकते हैं आप हमें, है ना। और आप अपनी खुशी को जाहिर करना चाहते हैं तो गूगल से बता सकते हैं, है ना। और अगर आप हमें बहुत कुछ हमारे लिए करना चाहते हैं तो आप रिवीजन कर सकते हैं नोट्स का, जो आपको पढ़ाया है, ठीक है। आप रिवाइज कीजिए, बढ़िया से आप चीज़ों को रिवाइज करते जाइए। आपकी उम्मीद है कि तैयारी अच्छी ही होगी, ठीक है ना। तैयारी अच्छी ही होगी, और उम्मीद है कि आप सिलेक्शन भी निकाल लेंगे। हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने बैच स्टार्ट किया है तो मेहनत ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ही मेहनत करेंगे। हम स्टैटिक चलने वाले लोग हैं, सीधा सा फंडा है, जैसा पहले दिन वैसा ही आखिरी दिन, ठीक है ना। ऐसा नहीं है शुरू में बहुत अच्छा है, बाद में बहुत खराब है, वो सब नहीं है। जैसा आज आपको पढ़ाया है, आपको लास्ट डे भी वैसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आप आज जितने खुश हैं, जितने कल खुश थे, उतने आज हैं, उतने ही परसों रहेंगे, उतने ही अंतिम दिन जिस दिन लास्ट क्लास होगी उस दिन भी आप उतने ही खुश रहेंगे। चलिए दोस्तों, जो जो सपोर्ट की आवश्यकता है आप हमें बता सकते हैं। और अब मुलाकात आपकी होगी कल। डेमो क्लास थी ना शायद आपकी 2 दिन, शायद मुझे ध्यान है कि शायद डेमो क्लास होगी। आप, मुझे पता भी नहीं है कि ऐप में जा रही है क्लास। ऐप में तो जा रही है, ऐप के लोगों को तो मैं देख पा रहा हूँ, उनका नहीं पता है, यूट्यूब का नहीं पता है। यूट्यूब का नहीं पता है कि यूट्यूब पर है या नहीं है ना। चलिए, जो भी है डेमो क्लास ही होगी शायद, ये 2 दिन क्लास डेमो क्लास ही होती है। कल मुलाकात करेंगे और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद। 11,800, 1790।